नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं आद्रा नक्षत्र की, जो राशि मंडल का छठा नक्षत्र है और ये आकाश में या मिथुन राशि में ऐसा बोलें 6.40 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक मिथुन राशि में फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के घटक क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। आद्रा नक्षत्र जैसा बोला राशि चक्र का छठा नक्षत्र है और मृग नक्षत्र के तारामंडल में जो बेटल ग्यूज नाम का तारा है या उसे बीटा ओराइन के नाम से भी जाना जाता है, तो यह एक चमकता हुआ सितारा है। और आद्रा नक्षत्र राशि चक्र में, टोटल राशि चक्र में 66.40 मिनट से लेकर 80 डिग्री तक इसका विस्तार है। राशि मंडल की हम बात कर रहे हैं और जो समस्त ये राशि मंडल है ये पूरा बुध के स्वामित्व में है, यानी इस राशि का जो स्वामी है वो बुध ग्रह है। यह जो नक्षत्र है यह एक मस्तिष्क की भांति, मानव की मस्तिष्क की भांति दिखता है। और जब हम मस्तिष्क की बात करते हैं तो हम मन की बात करते हैं और मन से हमारा तात्पर्य होता है जहाँ विचारों की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो यह एक प्रतीक है, बड़ा मूल्यवान रत्न की तरह है। और जब हम रत्न की बात करते हैं तो रत्नों का बड़ा महत्व है। इससे कोई ख़ास रत्न नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन मस्तिष्क अपने आप में एक रत्न है। और रत्न का संबंध ये होता है कि वो आकाश के सोलर सिस्टम से वो एनर्जी प्राप्त करता है और उस एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके उस व्यक्ति को देता है जिसको ये आवश्यकता होती है। तो रत्नों का बड़ा महत्व है, इसकी हम बात करते हैं। और इस नक्षत्र का जो वो है देवता है वो है ताकतवर रुद्र। रुद्र के जब हम बात करते हैं तो ये शिव के रुद्र होते हैं और शिव के रुद्रों के पास एक अलग ही स्पेशल पावर होती है, उसका वो अपना समय समय पर इस्तेमाल करते रहते हैं। और इस नक्षत्र का जो स्वामी है, लॉर्ड ऑफ द नक्षत्र इज राहु। तो इस सब से मिलकर ये नक्षत्र बना है। और प्रत्येक नक्षत्र के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो गुण होते हैं, और वो 3 स्तर पर गुण ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो पहले स्तर पर यहाँ पर रजस है, एक्टिविटीज़ है, और दूसरे में तमस है, निष्क्रियता है या आलस्य है, और तीसरे पे सत्व है। तो इस तरह से इसका विश्लेषण शास्त्रों में किया गया है। और आद्रा नक्षत्र का अगर हम संस्कृत में अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है गीला, कोमल, तरोताज़ा, फ्रेश, ओस से भरा हुआ और एक चमकते हुए रत्न की तरह या तारे की तरह इसका शेप होता है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र का आकार कैसा है, नक्षत्र कैसा है, आकार कैसा है। और अगर हम इसकी बात करें तो आद्रा नक्षत्र जो है इसका संबंध राक्षस तारकासुर जो था उससे भी है। और इसको हमने कृत्तिका नक्षत्र में देखा, जहाँ पर अभी इससे पहले कृत्तिका नक्षत्र की हमने बात की थी, तो वहाँ हमने विस्तार से इसकी तारकासुर की चर्चा की थी। अब तारकासुर को यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तारकासुर जो है एक दानव है, बड़ा भारी दानव है, लेकिन उसमें बड़ी ऊर्जा है और वो बहुत कंसंट्रेट करता है और बहुत फोकस होकर किसी भी कार्य पे काम करता है। तो उसकी इच्छा होती है कि मैं ब्रह्मदेव को, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूं। तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वो बहुत लंबे समय तक तप करता है, तपश्चर्या कर रहा है। उस तपस्या का अर्थ यह हुआ कि वो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो यह इसकी आध्यात्मिक सोच है, इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि भीतर से वो अपने को अच्छा करना चाहता है। और या ऐसा बोलें कि जो उसके पास में मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क की ताकत का प्रयोग करके वो और शक्तिशाली होना चाहता है। तो वो जो प्रसन्न करता है तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, बोलते हैं बोलो वत्स, मैं तुम्हारे से बड़ा प्रसन्न हूँ और तुमने बहुत तप किया, क्या चाहते हो, वरदान मांगो। तो वो उस समय, अब यहाँ उसका जिसकी बात है मस्तिष्क है, वो ऑपरेट करना शुरू कर देता है। तप कर रहा है तो कॉन्सेंट्रेट है, भक्त है। जैसे ही वरदान की बात आती है तो वो चालूपन उसका शुरू होता है,
उसके दिमाग का जो शातिरपन है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो वहाँ पर कहता है कि साहब ब्रह्मा जी आप वरदान दे रहे हैं तो मुझे अमर तो नहीं होना। देखिए कि चालबाजी देखिए, अमर नहीं होना, लेकिन मेरा वध साधारण भी नहीं होना चाहिए। मेरा वध ऐसा हो कि जैसा दुनिया में कभी ना हुआ हो, और वो वध जो है आम आदमी तो कर नहीं पाए, राक्षस कर नहीं पाए, देवता कर नहीं पाए, मुझे इतना आप शक्तिशाली बना दें कि मैं कुछ भी कर सकूं। और अगर जब मेरे वध की बात है, मैं चाहता हूं मैं मर भी जाऊं एक दिन, उसके लिए एक 7 दिन का बच्चा हो, तो अपने में समझता है अपनी बुद्धि, शातिर बुद्धि से असंभव बात है, उससे मेरा वध हो तो ठीक है, वरना मेरा वध नहीं हो, मैं वध मतलब और आम आदमी मेरा वध नहीं कर पाए। तो पूरे शातिर मन से, देखिए एक तरफ भक्त है, भक्ति से काम करता है, वहाँ जैसे ही उसे परमात्मा मिलते हैं, ब्रह्मा मिलते हैं, तो उसका शातिरपन शुरू होता है। और ब्रह्मा जी चूँकि सब जानते हैं, कहते हैं तथास्तु, ठीक है। अगर हम इस कहानी का या तारकासुर का आगे विश्लेषण करें, देखिए कितनी चीज़ें स्पष्ट हो गई आती। ये जो संकेत है, प्रतीक है इस नक्षत्र का, वो है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क में सोचने, समझने, जानने की पूरी शक्ति होती है। तो वो मस्तिष्क जब आज्ञाकारी होता है, व्यवस्थित होता है, संगठित होता है, तो फिर वो शक्तिशाली हो जाता है। तो जब भी एक पॉइंट पर एकाग्र होकर एक पॉइंट पर मस्तिष्क कार्य करता है तो वो कुछ भी पा सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने मस्तिष्क का पूरा विवेक से प्रयोग करता है, उस प्रयोग करके वो शक्तिशाली होता है। लेकिन जैसे ही शक्तिशाली होता है तो वहाँ पर उसका जो निम्न मन है वो ऑपरेट होता है। और जब भी निम्न मन ऑपरेट होगा तो फिर आदमी स्वार्थी हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, फिर वो सारे इन्जॉयमेंट चाहेगा, वो शक्तिशाली होना चाहेगा। और फिर जो उसका जो शातिर मन कहें या जो शातिरी कहना चाहिए, एक ऐसा मन ऑपरेट करता है, तो वहाँ पर हमको मालूम पड़ता है कि इसका मन कैसा है। तो इस यहाँ से नक्षत्र से हमको आद्रा के लोगों का मन तो मालूम पड़ता है, लेकिन अगर हम और गहरे में देखें तो क्या हम सब का मन ऐसा ही नहीं है? तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो मन कैसे ऑपरेट करता है, आकाश में मन कैसे ऑपरेट करता है इन देवताओं का या राक्षसों का, वहाँ से हम क्या डिराइव करते हैं, यह नक्षत्रों से हम समझने का प्रयास करते हैं। आद्रा को ठीक से जानने के लिए इसके जो बाकी सारे प्रतीक हैं, ये बाकी सारे जो भी कनेक्शंस हैं, उनसे अगर जोड़ के देखेंगे तो हमको आद्रा एक नए रूप में मिलता है। और आद्रा को जो देवता है वो है रुद्र। और रुद्र जो हैं वो शिव के होते ही हैं, और उनके पास में स्पेशल पावर होती है, उस पावर से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मानव मस्तिष्क जो है उसके पास में ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ताकत है वो रुद्र जैसी हो जाती है। जो रुद्र कुछ भी करता है, जब वो शिव उसको तैयार कर देते हैं कि जाओ तुम कुछ करो, तो वो अपनी समझ से कुछ करता है। तो जो उसका मस्तिष्क है, यहाँ पर उस मस्तिष्क से आद्रा का गहरा संबंध है। तो ऐसा भी कहते हैं कि जो इसको एक तो वो कहानी से हुआ, और दूसरा अर्थ हुआ कि मस्तिष्क जो बनता है, जिस मस्तिष्क के विचार और कर्म बनते हैं, हमारे पिछले जन्म के कर्मों से एक प्रकार का हमारा मस्तिष्क या मन बना हुआ है। और जो हम अब कर रहे हैं इस जन्म में, उससे हम अगले जन्म के कर्मों का भी एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको मालूम पड़ता है कि हमारा मन या माइंड, जो ब्रेन माइंड का हमारी थ्योरी है, माइंड ब्रेन की थ्योरी है, उस थ्योरी से कैसे कनेक्शन है। तो यहाँ पर जब वो निर्माण के पथ पे चलता है, तो क्योंकि मस्तिष्क की संभावनाएं अनंत हैं, जब वो निर्माण के पथ पे चलता है तो देखिए आप क्या क्या नहीं करता है। और जब वो विनाश के मन पे चलता है, पथ पे चलता है, तो फिर वो अपना ही विनाश करता है। तो यह जो उसने पाया होता है उस सबको नष्ट कर देता है। एक दिन जब वो ध्यान योगिक क्रियाओं से जुड़ जाता है तो वो कमाल करता है, तो अगर वो उससे नहीं जुड़ता है तो फिर वो अपना पतन करता है। तो मन की दोनों संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर इस नक्षत्र से यह बात हमको बहुत गहरे में समझ में आती है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के गुण और उसकी प्रेरक शक्ति यानी एट्रीब्यूट्स, और जो इसका मोटिवेशनल फोर्स है, वहाँ से ये क्या डिराइव करता है। तो इसका जो गुण है, अगर हम देखें आद्रा के, तो मूल गुण जो है उसका
प्राइमरी लेवल पर रजस है यानी कर्म, एक्शन, और माध्यमिक स्तर पर मिडिल में वो तमस है, और लास्ट में वो जो उसका तृतीय स्तर है वहाँ पर सत्व है। अब अगर हम ये इसका क्रम है, लेकिन ये क्रम थोड़ा उल्टा पुल्टा है। जो सहज क्रम होता है गुणों का वो सत्व, रजस और तमस होता है। यहाँ रजस है, फिर तमस है, फिर सत्व है, तो ये थोड़ा उल्टा पुल्टा है, इसीलिए इसके कार्य भी उल्टे पुल्टे हैं। अब अगर इस कहानी को देखें, राक्षस की कहानी को देखें, तो ये पहला जो गुण है इसका रजस है। रजस से यानी एक्टिविटीज़ से, और मस्तिष्क इसका संकेत है, प्रतीक है। तो अपनी एक्शन से, अपनी क्रियाओं से ये मस्तिष्क को एकाग्र करता है, फोकस करता है, और फिर इच्छानुरूप। और इसका जो एक और बात है, इसका जो मोटिवेशनल फोर्स है, जो इसको प्रेरित करता है, वो है काम, डिज़ायर। तो इसमें डिज़ायर ट्रिमेंडस है। तो ये उस डिज़ायर के साथ, ये डिज़ायर से, इच्छा से काम करता है। तो जब इच्छा से कोई आदमी काम करता है, एक और बात हमको समझना पड़ेगी, जब हमारे पास रजस होगा, एक्टिविटी होगी, ब्रेन होगा, तो हमारी डिज़ायर जो है, वासना बहुत अत्यधिक होगी। तो उस वासना के तहत हम काम कर रहे हैं। तो वासना के तहत ये अपने को शक्तिशाली बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, तब ये गड़बड़ करता है। दूसरे लेवल में तमस है। तमस में क्या करता है? तमस में ये निष्क्रिय हो जाता है, या तो लोगों को मारता है, लोगों को दुख देता है, और फिर निश्चिंत हो जाता है। जानता है कि मुझे कौन मारेगा, 7 दिन का बच्चा तो होता नहीं, वो कहाँ से आएगा, आता भी नहीं। ऐसी कहानी और आगे बढ़ती है, उसको हम नहीं अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे, वो तो बड़ी लंबी कहानी है, शिव पुराण में मिलती है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो जानता है कि 7 दिन का बच्चा क्या करेगा मेरा, मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ। तो अब तमस, उसकी निष्क्रियता, वो मस्त हो जाता है, खाता पीता ऐश करता है, अपने इंजॉयमेंट में लग जाता है। अब जब वो कार्तिकेय पैदा हो जाते हैं, अब इसका वध करते हैं, तो वहाँ पर इसका सत्व जागृत होता है। तो जब उसने जो वरदान पाया था महादानव होने के लिए, अब वो उससे मुक्ति भी ढूंढ रहा है। तो सत्व में उसका जो आखिरी पर्पस है, अपने आप को सिद्ध करना है, और सिद्ध करने के चक्कर में सब प्राप्त होता है, उसे प्राप्त होता है तो पतन में जाता है। जो पतन में जाएगा आदमी, तो वहाँ उसका नया जीवन शुरू होगा। पतन के बाद तो उठना पड़ेगा ना, क्योंकि मृत्यु होगी तो नया जन्म होगा, पतन होगा तो उठना पड़ेगा। और यहाँ पर जो तीसरे स्तर पर जो इसका गुण है वो सत्व है। तो कहीं पर सत्यता भी है, कहीं पर इच्छा भी है कि मैं अपने आप को कैसे एक बेहतर इंसान बनाऊं। मैं जैसा था वो तो था, मैंने सब पाया, सब पाने के बाद अब मैं अपनी मुक्ति का मार्ग भी ढूंढूं। इस तरह से यह नक्षत्र अपने आप को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं नक्षत्र के गुण और व्यक्तित्व, और आपकी प्लस यानी आपकी ताकत, और आपका माइनस यानी आपकी कमजोरियाँ। अब देखिए यहाँ जो कॉम्बिनेशन है, हम इसी नक्षत्र को हमने डिफरेंट एंगल से इसको इंटरप्रेट करने का प्रयास किया है, और ये हमारा बड़ा मौलिक और यूनिक प्रयास है। आप देखेंगे इसमें हमको क्या क्या मिलता है। इसमें आद्रा मिलता है, आद्रा नक्षत्र की हम बात ही कर रहे हैं, और उसका लॉर्ड जो है वो राहु है। तो आद्रा, राहु, और जिस राशि में घटना घट रही है ये बुध है। तो और अच्छा, जो इसकी मूल प्रेरणा का स्रोत है, जो डिज़ायर, वो डिज़ायर है, जो इसका मोटिवेशन फोर्स है, दैट इज डिज़ायर, काम। तो ये काम या वासना की इच्छा से उससे आगे बढ़ता है। और जब हम इसकी बात करेंगे तो अच्छा, दूसरा इसके पास में एक तरोताज़गी है, मस्तिष्क है। मस्तिष्क हमेशा तरोताज़ा रहता है, तो विचारवान है, विचारशील है, और जब भी ये अपने विचारों को एकाग्र कर लेता है तो कमाल करता है। और इसके पास में फिर एक रजस के कारण साफ सुथरी योजना आती है। अगर आप किसी कामी पुरुष हैं और आप काम को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी डिज़ायर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो डिज़ायर की इच्छा तभी पूर्ण होती है जब आप उसके प्रति एकाग्र होकर लग जाते हैं, वरना ये डिज़ायर आपकी डिज़ायर रह जाएगी। लेकिन यहाँ इतना फोर्स है, तो उस फोर्स के चक्कर में चलते हुए ये उसको इच्छा पूर्ण करता है, और बहुत तरीके से कार्यान्वित करता है। और जब ये इच्छा पूर्ण हो जाती है, तब वो उसका पतन भी होता है। आपके लिए आवश्यक क्या है? आपके लिए ज़रूरी यह है कि आप अपने आप को समझें
जैसा कि आप देख रहे हैं कि शुरू में पूरी ताकत लगाकर अपने ऑब्जेक्ट की तरफ, अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होकर जब आप आगे बढ़ते हैं तो दुनिया के जितने भी रहस्य हैं, जितने भी टेक्निक्स हैं, आप उन टेक्निक को बहुत जल्द जान जाते हैं। तो जब उनको जान जाते हैं तो यहाँ क्या है कि बुद्धि का ठीक से प्रयोग करना और उसके प्रयोग से दुनिया के रहस्यों को जानना और जो भी आपकी इच्छा हो उसको पूर्ण करना। अब सवाल ये है, इच्छा आपने खुद पूर्ण की, इतनी आपने मेहनत की, वहाँ आकर तमस होने के कारण घमंड आता है। घमंड आता है तो फिर आप जजमेंट नहीं कर पाते, आपके जजमेंट रॉन्ग हो जाते हैं। फिर आप अपने प्रभाव का उन लोगों पर ही प्रदर्शन करते हैं जो आपके लिए किसी दिन बड़े कारगर सिद्ध हुए थे, जिन लोगों ने आपकी बहुत मदद की थी, तो आप उनको फिर अपने तरीके से यातना या दुख देते हैं। तो यहाँ से आपकी जो अच्छीपन है वो गड़बड़ होता है। आप दयालु भी हैं, काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, औरों की मदद करते हैं, लेकिन जताते भी हैं। आपको जताने में बड़ा मज़ा आता है, आप अपना इम्पोर्टेंस प्रकट करते रहते हैं। तो उस प्रकट करने से जो आपकी अच्छाइयाँ हैं वो आपकी नेगेटिविटी बनती चली जाती है। जब भी आप सफलता के मद में चूर होंगे, वहाँ से आपकी कमज़ोरियों की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं, आप अपने पहले प्रयासों से सब प्राप्त करते हैं, फिर जो आपने अचीव किया है उसको दर्शाते हैं, दिखाते हैं। अगर आपने लोगों से मदद ली है वो तो रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, आप कभी ये रिकॉग्नाइज करते कि किसी ने मेरी मदद की थी, लेकिन आपने जो किया आप जताते हैं, तो जाहिर है कि सामने वाला आपसे प्रसन्न नहीं रह सकता, तो आपके संबंध फिर बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। एक और ख़ास बात है, आप जिन लोगों से प्रेम करते हैं उनके लिए आप पागल होते हैं, उनके लिए आपकी कोई नियम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, आप उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये राक्षस प्रवृत्ति हमको राक्षस गुण से मिलती है, तारकासुर है, वो कुछ भी करेगा अपने लोगों को तो देगा ना प्रोटेक्शन। उसकी लड़ाई देवताओं से है, उसकी लड़ाई अपने लोगों से नहीं है, तो उनके लिए वो किसी भी हद तक जाके सपोर्ट करेगा, चाहे वो अत्याचार करें या ना करें। तो यह एक आपका गुण है, अवगुण है सॉरी। जब आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं, बेइंतहा प्रेम करते हैं, तो आपका जो वो चश्मा है उनको देखने का, उनकी गुण अवगुण देखने का, वो उसमें धुंधला हो जाता है। तो यह आप नहीं देखते, इससे आपको अपने लोगों को बिगाड़ने का भी एक तरीका है। तो ये भी ध्यान रख देने की बात है। ये अवगुण आपके अपने तो हैं, आप औरों को भी अपनी तरह से जो प्रमोट कर जाते हैं, तो यह एक दिक्कत है जिससे आपका जीवन जटिल बन जाता है। तो हम नक्षत्रों की जब बात करते हैं तो यह समझने का प्रयास करते हैं कि एक नक्षत्र से हमें क्या क्या गुण हमको मिलते हैं और कहाँ हमारे अवगुण हमारे साथ रह जाते हैं। अभी बहुत जल्दी हम ये नक्षत्र मेडिटेशन जिसकी हम बात करते आ रहे हैं, इसको हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, डिजिटलाइज करेंगे और आप लोगों से बात भी करेंगे। तो हमारी टेक्निक है, आप जानते ही हैं, नक्षत्र मेडिटेशन, नक्षत्र ध्यान। तो इससे हम जानना चाहते हैं कि शास्त्र बोलते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो क्या हम पिंड को जानते हैं? तो जब पिंड को नहीं जानते तो ब्रह्मांड को क्या जानेंगे? तो अगर हम अपने नक्षत्रों से अपने पिंड को जानना शुरू करें और पिंड की विचारधारा को जानना शुरू करें, क्योंकि ब्रह्मांड की विचारधारा तो बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत विस्तृत है, हमारी अपनी विचारधारा हमको नहीं मालूम। तो नक्षत्रों से जब हम अपनी विचारधारा से अवगत होते हैं तो फिर धीरे धीरे हम ब्रह्मांड की विचारधारा या जो भी उसका प्रोसेस है उसके मस्तिष्क को जानने का प्रयास करते हैं। और जब हम ये जान जाते हैं तो फिर एकता निर्मित होती है। तो ये बात बिना मेडिटेशन के और योगिक प्रोसेस के नहीं हो सकती। हम बहुत जल्द शुरू करेंगे, लेकिन अभी हमारा मन था जो भी आपके नक्षत्र हैं वो आपको इस तरह से बताए जाएं कि जैसे आज तक आप जानते नहीं थे। बहुत बहुत नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।